हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे यूनिट नंबर 4 में आता है। ये यूनिट कंप्लीट आपकी 6 मार्क्स लेके आती है बोर्ड्स में। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे डिफरेंट डेफिसिट्स पे होते हैं बेस्ड, लेकिन हाँ इससे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत जल्दी से। ओके बच्चों, देखो जरा फटाफट से स्टार्ट करते हैं जरा। देखो अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है एक्चुअल में। देखो इसको स्टार्टिंग करते हैं एक नॉर्मल चीज से समझते हुए। जैसे कि हर एक फैमिली होती है, उसका बजट अगर हम बात करें, वो हर एक फैमिली का अपना अपना एक बजट होता है कि भाई कि हमारे पास आगे आने वाले जो कमिंग ईयर है या जो कमिंग मंथ्स है उसमें हमारे पास कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, कितनी इनकम आएगी और हम उस इनकम को कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस करेंगे। अब अगर हम इसी चीज को ही एक कंट्री के लेवल पे देखें तो हमारा क्या आता है, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये एक्चुअल में अगर हम बात करें ये हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इन आर्टिकल नंबर 112 पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है, जो कि गवर्नमेंट बजट के नाम से बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बजट वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और लोकल गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि हम बात करें कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट पढ़ना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से गवर्नमेंट बजट के नाम पे हम बताते हैं, जिसमें अगर हम बात करें उसे कौन करता है प्रेजेंट, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं प्रेजेंट इन लोकसभा, जो कि अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट में। और किस दिन होता है भाई आपका ये प्रेजेंट, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें आखिर में होता क्या है भाई, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखो गवर्नमेंट बजट में अगर हम बात करें तो भाई क्या होता है, हम आगे आने वाले अपकमिंग जो हमारा कमिंग आने वाला एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, हम उसके लिए कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं। एस्टिमेट माने प्रिडिक्शंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास इतने यहां से रिसिट्स का माने होता है आने वाली इनकम, जो कि गवर्नमेंट की यहां पे इनकम बनेगी। और जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, मींस जहां यहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो भी उसका रेवेन्यू होता है या जो भी उसका एक तरीके उसकी जो इनकम इकट्ठी होती है उसे कहां कहां पे एक्सपेंडिचर करेगी। सिंपल सा एकदम, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बेसिक हैं, कुछ फैक्चुअल हैं चीजें, जो कि हमारी स्टैटिक है पोर्शन। यहां से हमारे कुछ छोटे छोटे से अगर हम बात करें हमारे यहां से MCQs बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इसके ऑब्जेक्टिव कि जब भी हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं तब हम किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। देखो भाई सबसे पहला हमारा आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम अपने प्रीवियस बजट जो हमारा पिछले साल का होता है बजट, हम उससे बहुत सारी लर्निंग लेते हैं और उन लर्निंग के बिहाफ पे हम ध्यान देते हैं कि हमें आगे आने वाले बजट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। एग्जाम्पल, हम इसमें ध्यान देते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। तो भाई गवर्नमेंट यहां पे कोशिश करता है कि भाई हम किस तरीके से टैक्स को कंसेशंस दें या फिर हम सब्सिडीज दें। एग्जांपल, टैक्स वो ज्यादा उन चीजों पर लगाती है जो कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि लोग कम करें कंज्यूम। एग्जांपल, अल्कोहल होती है और लिकर होती हैं, सिगरेट्स होती हैं और टोबैको होती हैं। और सब्सिडीज देता है उन चीजों पे जो कि चीजें जरूरी होती हैं, जो कि बेसिक नीड्स के लिए होती हैं लोगों के। ऐसे ही यहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली उन प्रोड्यूस करता है उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि नॉन प्रॉफिटेबली नहीं, आप कह सकते हैं कि जो कि नॉन प्रॉफिटेबली ही दी जा सकती है। एग्जांपल, बेटर फूड या फिर अगर हम बात की कि बेटर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन हो गया या आपकी रोड्स हो गई, रेलवे हो गई। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को, जो उसके पास जो भी एक रेवेन्यू है, जो कि उसके पास एक रिसिट्स है, उनको किस तरीके से एक्सपेंड करता है। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है बेटा रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, असमानताएं। इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है कि जो भी रिच और पुअर के बीच में जो कि हमारा गैप है उसको हमें कम करना है। अब उसको कम करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहां पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाती है रिच पीपल की इनकम पे, और जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है उसको स्पेंड करती है ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। क्लियर है एकदम, बहुत शॉर्ट में समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है भाई कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मींस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें किसी भी इकोनॉमी के लिए जब बहुत ज्यादा होती हैं तो वो सही नहीं होता है। अब उसको
मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट यहां पे इस्तेमाल करता है अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर इन्फ्लेशन की है सिचुएशन, मतलब जो जितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में होना चाहिए था अगर उससे ज्यादा है, तो यहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट, यहां पे अपने एंड से एक्सपेंडिचर को जो होता है उसको कम कर लेती है, अगर उसको मनी सप्लाई को कम करना होता है। हाँ, डिफ्लेशन के केस में ये इसको बढ़ा लेती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है भाई, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार हमारी ऐसी जो कि पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर, पीएसयूज का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इन पीएसयूज को गवर्नमेंट इस तरीके से कंट्रोल करती है कि यहां पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम इस तरीके से लोगों को तमाम चीजें जो कि सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर की ओर काफी हद तक चीजें हैं, और कोशिश करती है ऐसी नेचुरल मोनोपोली को क्रिएट करने में जो कि प्रॉफिटेबली ना हो, लेकिन गवर्नमेंट अपने सोशल वेलफेयर के एग्जांपल रेलवे होता है तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबली लेकिन वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती हैं, ये गवर्नमेंट की सारी पीएसयूज होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी का मतलब क्या है भाई, रियल जीडीपी का मतलब है कि हमारे कंट्री का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना ही हमारा कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने से, तो गवर्नमेंट यहां पे इस पे ध्यान देती है कि हम किस तरीके से इस आने वाले कमिंग ईयर में हम कहां पे अपने एक्सपेंसेस करेंगे कि हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज हो। ठीक है। लास्ट क्या आता है हमारा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट यहां पे अपने एंड से कोशिश करती है कि जो रीजनल मींस बैकवर्ड एरियाज और जो एक डेवलप एरियाज हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम हो, और उस चीज के लिए गवर्नमेंट अब क्या करेगी, यहां पे जो बैकवर्ड एरियाज में प्रोडक्शन की है यूनिट्स उनको एंकरेज करेगी, उनको रिबेट्स देगी, उनको कंसेशंस देगी, उनको टैक्स में छूट देगी। ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट नहीं आते हैं, आपको एग्जाम में एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, आपको पहचानने को होगा कि बताओ कि इसमें गवर्नमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रही है। क्लियर। अब बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा इसका अगला टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट ऑफ बजट। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट के आखिर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। मैंने एक ही पेज में कंप्लीटली सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके कंप्लीट करे हैं। हर एक कंपोनेंट इस टाइम आपके सामने इस टाइम ये है लिखा हुआ। एक बार हम इसको रीड कर ले रहे हैं, समझ लेते हैं, हर एक टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद आप चाहे तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा विद द वेरी फर्स्ट थिंग, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट तो हमारा 2 चीजों से बनता है बेसिकली। सबसे पहला होता है बजटरी रिसिट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। रिसिट्स का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है वो सब कुछ हमारी इस साइड आएगी। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की इनकम को आने के बाद जो भी गवर्नमेंट अब एक्सपेंसेस करना चाहेगी आगे आने वाले साल में, वो सब कुछ हमारे इस साइड है। ठीक है। दीज आर द इनकम एंड दीज आर द एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ब्रॉडली हमने बजटरी रिसिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब क्या होता है, या उससे पहले अगर हम समझें कि रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है भाई जो कि हमारा रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब रेगुलर, डे टू डे, जो कि हमारा रोजाना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनकम या तो आ रही है, और यहां पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मींस जो कि रेगुलर गवर्नमेंट की इनकम जा रही है डे टू डे एक्सपेंसेस में। ठीक है। अब देखो जरा रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स में, जहां पे मैं आपको कैपिटल की बात करूंगा, रेवेन्यू मतलब मींस रेवेन्यू रिसिट्स की बात करेंगे, कैपिटल रिसिट्स की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बात करेंगे, इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स में हमें असेट्स और लायबिलिटीज का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना पड़ेगा भाई, असेट्स और लायबिलिटीज पे क्या होता है आखिर में चेंज। ठीक है। चलो देखो जरा, तो रेवेन्यू और रिसिट्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये हमारी गवर्नमेंट की वो इनकम होती है, वो रिसिट्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पे दोनों पे ही कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए और नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट की वो इनकम होती है जिससे कि गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इसको हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई, टैक्स क्या होता है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज पेड बाय द इंडिविजुअल और अ कंपनी टू द गवर्नमेंट, जिसके बदले हम डायरेक्टली किसी भी बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ठीक है। मींस टैक्स रेवेन्यू हमारा 2 पार्ट्स में हुआ डिवाइड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही ब्रॉड तरीके से इसको हम जरा और समझेंगे। देखो जरा,
इनको ब्रॉडली और समझने से पहले जरा इन दो टॉपिक को समझो। लायबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन मींस इंपैक्ट और इंसिडेंस। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके नाम पे एक्चुअल में अगर हम बात करें कि जो कि टैक्स है, जिसको जो कि लायबल है पे करने के लिए, जिसको हम बात नहीं कि सेलर है अगर इन केस। एक्चुअल बर्डन का मतलब है कि जो कि एक्चुअल में उसका बर्डन ले रहा है, कि कौन एक्चुअल में बर्डन झेल रहा है उस टैक्स को पे करने का। तो बेटा लायबिलिटी टू पे को हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट, एंड एक्चुअल बर्डन को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है IMNIN, ठीक है ना, स्पेस कम था यहाँ पे इस चक्कर में। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो भाई क्या चीज, यहाँ पे हमारा जो हमारा इंसिडेंस होता है और हमारा इंपैक्ट होता है वो दोनों एक ही इंसान पे पड़ता है। कैसे भाई, लोगों की इनकम होती है, अगर गवर्नमेंट किसी की इनकम पे लगाती है टैक्स तो वो कौन हो गया उस टाइम पे, इंपैक्ट पड़ गया। और कौन करता है पे, वो इंसान खुद ही करता है भाई पे, वो उस पे हमारा इंसिडेंस भी पड़ा। मींस एक ऐसा टैक्स जहां पे कि हम अपने टैक्स को किसी दूसरे इंसान पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं भाई। तो इंपैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन। इसके हमारे बेसिक एग्जांपल्स क्या हैं, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और भी एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कि क्या ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर हमारा ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को देखिए जरा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, एक ऐसा टैक्स जहां पे कि हम अपनी टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं टू द सम अदर पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि कोई भी चीज जो कि एक सेलर अपने कंज्यूमर को करता है सेल, तो उस टाइम पे जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, सेलर पे लगता है, जिसकी हम बात करते हैं इंपैक्ट। लेकिन अल्टीमेटली जो सेलर होता है वो टैक्स किससे कह सकते हैं कि जो कि कंज्यूमर होता है वो टैक्स उससे इन टर्म्स ऑफ रुपीस ले लेता है। तो एक्चुअल में उस टैक्स का बर्डन किसने झेला भाई, कंज्यूमर ने। तो एक ऐसा टैक्स जहां पे कि इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों अलग अलग इंसानों पे लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बेसिक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है GST, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गवर्नमेंट की वो इनकम है जिससे गवर्नमेंट के ना तो असेट्स और ना ही लायबिलिटीज पे फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट के पास इनकम आती ही आती है, ना तो इसकी गवर्नमेंट्स को अपने असेट्स को बेचना पड़ रहा है, ना ही अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाना पड़ रहा है। समझ में आ गया। असेट्स का मतलब क्या हुआ भाई, असेट्स मतलब चीज जो चीज गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करते हैं, और लायबिलिटीज का मीन जो कि गवर्नमेंट को आगे जाकर रीपे करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्स से तो नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है, और वो भी रेगुलर आ रहा है। ठीक है ना भाई, रेगुलर मींस डे टू डे आ रहा है। क्या क्या होता है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट मींस जो भी गवर्नमेंट ने पहले कभी किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंपनी को, किसी जनरल पब्लिक को जो कि लोन दिया होगा उससे आने वाला इंटरेस्ट। क्लियर। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वहां से आने वाला प्रॉफिट, या फिर जहां पे भी गवर्नमेंट ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वहां से आने वाला डिविडेंड। फीस का मतलब क्या है, जो भी हम फीस पे करते हैं रिगार्डिंग, अगर हम बात करें जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी पे करते हैं दैट वी कॉल फीस। लाइसेंस फीस क्या आती है, लाइसेंस फी आती है जब गवर्नमेंट हमें किसी भी चीज के लिए अलाउ करती है कि हम वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने पास गन रखते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। इसका और बेहतर एग्जांपल क्या है भी, ड्राइविंग लाइसेंस आज के टाइम पे हम सबके पास होता है, तो वही जिसके बदले हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो हमें एक आफ्टर द पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ फीस मिलता है, तो ये उस फीस की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फाइन्स एंड पेनल्टी। सिंपल सी बात है, जो भी रेड लाइट को क्रॉस करेंगे या फिर लॉ को ब्रेक करने के बाद जो भी हमारे हम पे जो कि फीस लगती है या कह लो कि जो हम पे फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, वो सब कुछ गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाती है। एस शीट्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एस शीट्स का मतलब होता है भाई कि एक ऐसी इनकम जो कि गवर्नमेंट के पास कहां से आ रही है। सपोज करिए कि कोई एक इंसान है हमारे इंडिया में, उसके आगे पीछे का कोई भी आयर नहीं है, मींस उसका कोई और ज्यादा कह सकते हैं कि उसके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या उसके लिए कोई भी उसका विल का मालिक नहीं है। तो अगर वो इंसान चला जाता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट उससे जो भी अब इनकम जनरेट करती है दैट विल बिकम द एस्टेट्स। ठीक है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट, जो भी गवर्नमेंट को किसी भी दूसरे कंट्री से या किसी भी लोगों से, अगर इंडियन सिटीजन से अगर कोई भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस मिलते हैं, तो वो सब कुछ गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। समझ में आ गया। तो भाई ये हमारा कंप्लीटली एक वो हिस्सा है जहां से कि गवर्नमेंट के ना तो असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना ही हो रहे हैं डिक्रीज, ना ही उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही और ना ही हो रही हैं डिक्रीज।
समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एक और इनकम आने का जरिया, दैट इज कैपिटल एसेट्स। देखेंगे जरा, देखो कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनकम तो आ रही है, लेकिन एक ऐसी इनकम है जो कि नॉन रिकरिंग है। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ भाई, नॉन रिकरिंग का मतलब जो कि ये कभी कभी आती है, मतलब ये रेगुलर नहीं आएगी। अब भाई ऐसी कौन सी इनकम है, ये वो इनकम है जहां पे कि गवर्नमेंट को या तो अपने असेट्स को बेचना पड़ेगा, मतलब अपने असेट्स को कम करना पड़ेगा, या फिर अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ साफ साफ कि ईदर वन ऑफ देम मस्ट चेंजेस, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चेंज तो होगा ही होगा, तब जाके गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसिट्स आती हैं। क्लियर, कौन कौन सी होती है भाई, देखो जरा। बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट कहीं से बोरो करता है कुछ भी चीज है, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री से, अपने कंट्री में किसी कंपनी से, किसी इंसान से कुछ भी बोरो करता है, तो क्या हो रहा है भाई, बोरो करने का मतलब है कि उसकी फर्दर आगे जाके जो उसकी लायबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिकवरी ऑफ लोन्स। भाई लोन्स किसी भी इंसान के लिए एक असेट्स होते हैं, क्योंकि वो उसके लिए इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को आज जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम आगे जाके इन लोन्स को रिकवर कर लेंगे, मींस वापस ले लेंगे, तो अब क्या जो एक्स्ट्रा इनकम उन लोन्स के थ्रू आती, क्या वो अभी भी आएगी, नो। मींस जो लोन्स थे गवर्नमेंट के लिए वो दोबारा से गवर्नमेंट ने वापस मंगा लिए, मींस गवर्नमेंट ने उन लोन्स को रिकवर कर लिया, मींस इससे गवर्नमेंट के असेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के अगर कुछ शेयर्स को मार्केट में सेल कर दे कि ताकि हमें कुछ पैसा मिल सके वापस, तो भाई वो क्या होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगेन यहां पे गवर्नमेंट अपने असेट्स को कम करती है, उसके बाद ही हमारा कैपिटल रिसिट्स जनरेट होता है। समझ में आ गया। तो बेटा ध्यान रखना कि कैपिटल रिसिट्स के अंदर या तो हमारे असेट्स कम होंगे ही होंगे, या फिर हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तब जाके हमारे पास कैपिटल रिसिट्स आती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट बजटरी रिसिट्स के बारे में, ठीक है। अब हमारा अगला आता है बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर। हम गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंसेस करती है भाई, तो गवर्नमेंट भाई हमारे अगेन कहूंगा कि दो एक्सपेंसेस करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वर्ड का सेम मतलब क्या, डे टू डे, रेगुलर, रिकरिंग, जो कि गवर्नमेंट रेगुलर अपने एक्सपेंसेस करती है अपने रोजाना की गवर्नमेंट को जारी रखने के लिए। कौन से होते हैं भाई ऐसे, तो देखो जरा, लेकिन हाँ उससे पहले ध्यान रखना, और ये जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इससे ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको खर्च करने के बाद ना तो गवर्नमेंट के कुछ असेट्स बढ़ रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट की कोई पहले की जो लायबिलिटीज हैं ना ही वो कम हो रही हैं। मींस ना ही इससे हमारे असेट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, और ना ही इससे गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। मींस बोथ नो चेंजेस, कोई भी दोनों में चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्या है भैया, ऐसे देखो जरा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको मिलने वाली सैलरीज कहां से आती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है भाई, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जो भी गवर्नमेंट ने प्रीवियस लोन ले रखे होंगे उस पर पे करने वाला इंटरेस्ट। क्लियर। पेंशंस, जो भी गवर्नमेंट पेंशंस देती है, सब्सिडीज देती है लोगों को। डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, जो भी अपने देश में डिफेंस सर्विस को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को देने के लिए, और ग्रांट्स टू स्टेट, जितने भी स्टेट होती हैं या फिर यूटीज होती हैं, अगर वहां पे कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो वहां पे जो कि ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट। देखो ग्रांट्स और लोन में फर्क होता है। ग्रांट्स का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट एक एड दे रही है, हेल्प दे रही है, और जो भी हम हेल्प देती है गवर्नमेंट वो वापस नहीं लेती है, मींस वो एज अ लोन नहीं देती है। लोन का मतलब है कि भाई वो दे रही तो वो वापस लेगी, ठीक है ना। तो भाई ये हमारे वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के जिससे असेट्स और लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं पड़ता है, एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर, मींस डे टू डे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के यही बताता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मींस अब गवर्नमेंट ऐसा खर्चा कर रही है कि भाई या तो अब उसके असेट्स इंक्रीज होंगे या फिर अब उसकी प्रीवियस लायबिलिटीज हैं वो अब कम हो जाएंगी। इन दोनों में से ईदर ऑफ देम मस्ट चेंज, ठीक है ना, कोई ना कोई एक चेंज होगा ही होगा। या तो हमारे असेट्स इंक्रीज होंगे या फिर हमारी इसमें लायबिलिटीज कम होंगी। अब भाई असेट्स कब होते हैं हमारे इंक्रीज, जब हम किसी को लोन देते हैं। तो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, लोन टू स्टेट्स और यूटी। अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, किसी कंपनी को देती है, किसी इंसान को देती है, या स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, तो भाई वो लोन दे रहा है वापस आएगा, मींस वो गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट जनरेट करेगा, दैट विल बिकम एन असेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट ने पहले कभी लोन लिए थे अब वो गवर्नमेंट उस लोन को वापस दे रही है। तो भाई क्या हो रहा है, प्रीवियस लोन्स को वापस देना, मींस अब यहां पे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो,
अगर गवर्नमेंट मेट्रो बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, रोड्स बनवा रही है, या डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीद रही है, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की असेट्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि इससे क्या होगा, हमारे असेट्स होंगे इंक्रीज अगर हम किसी को लोन देंगे। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी। अगेन गवर्नमेंट अगर मशीनरी कर रही है परचेज, हमारे देश के लिए एक असेट है, तो भाई क्या होगा, हमारे असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? होपफुली एकदम क्लियर होगा। मैंने एक बार में कंप्लीट कर दिया है। मैं अभी जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से अभी ले लीजिएगा। इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में आज हम अभी कंप्लीट कर देंगे हमारा डेफिसिट भी। ठीक है ना? चलिए ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि बैलेंस बजट क्या होता है भाई, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट। देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी टोटल रिसिट्स के इक्वल होता है। मींस गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम आएगी वही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, बैलेंस बजट। सरप्लस का मतलब क्या हुआ भाई, जहां पे हमारे एक्सपेंडिचर कम है और हमारी इनकम ज्यादा है। मींस हमारी गवर्नमेंट की टोटल रिसिट्स ज्यादा हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कम है। ओके, बात आती है यहां पे डेफिसिट की, बिकॉज डेफिसिट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज डेफिसिट का मतलब है कि भाई कि गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू, इतनी रिसिट्स नहीं आ रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है। मींस क्या कि टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसिट्स। समझ में आ गया? अब इसी को अगर हम बहुत ब्रीफ में पढ़ें, बहुत इन डिटेल में देखें, तो भाई अगर हम देखें तो हमारे 3 टाइप के होते हैं डेफिसिट्स। कौन कौन से होते हैं भाई, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। ठीक है, एक एक करके समझेंगे प्रॉपर इन डिटेल में, उसकी इंप्लीकेशंस देखेंगे। अलॉन्ग विद मैंने आपको इसको प्रॉपर एलेबोरेशन दे दिया है। अगर इससे कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है भाई, हमने रेवेन्यू बजट अभी पढ़ा था। क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, अगर वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स से ज्यादा हो जाते हैं। अब रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, रिकरिंग, जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस। मींस ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट इनसफिशिएंट है इवन अपने खुद के डे टू डे एक्सपेंसेस को रन करने के लिए। ठीक है ना, अपनी गवर्नमेंट जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि लोगों की सैलरी देनी होती है, सब्सिडीज देनी होती है, पेंशन देनी होती है, हेल्थ सर्विसेज देनी होती है, ग्रांट्स देने होते हैं, गिफ्ट्स देने होते हैं, ये भी गवर्नमेंट उन पैसों से नहीं कर पा रही है जो कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिट से आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें बताता है कि अब यहां पे गवर्नमेंट को अपनी प्रीवियस सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें यह भी बताता है कि गवर्नमेंट को अब यहां पे इस कमी को पूरा करने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट की कमी को पूरा करने के लिए अब गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ऑप्शंस की तरफ अब जाना पड़ेगा जहां पे कि या तो अब गवर्नमेंट को अपने असेट्स को कम करना पड़ेगा या फिर अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। मींस रेवेन्यू डेफिसिट से कैपिटल रिसिट्स बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको ठीक करना है भाई, रेवेन्यू डेफिसिट को अगर हमें इंप्रूव करना है, ठीक करना है, जीरो करना है, तो क्या होगा, इसके लिए वी हैव टू, हमें 2 ऑप्शन है भाई, या तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लें या फिर हम अपनी रेवेन्यू रिसिट्स को बढ़ाएं। समझ में आ गया भाई? या तो वी हैव टू कर्टेल आवर एक्सपेंडिचर या फिर वी हैव टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू रिसिट्स। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। जो गवर्नमेंट के पास डे टू डे इनकम आ रही है वो डे टू डे एक्सपेंसेस से अगर कम है तो हमारा कौन सा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें बस हमारा एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं है। आप बेटा हमारा अगला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है भाई, जहां पे हमारी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है हमारी टोटल रिसिट से। जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर मींस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो गया हमारी टोटल आने वाली इनकम से, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब बोरिंग्स को यहां पे अभी हमने एक्सक्लूड कर दिया है, मींस हमने अभी ऐसे कैपिटल रिसिट्स को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया है जो कि डेट क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब इससे सिर्फ ऐसी रिसिट्स को हमने लिया है जो कि गवर्नमेंट के पास कौन सी भाई, एक हमारी हो गई रेवेन्यू रिसिट्स, एक हमारी हो गई कैपिटल रिसिट्स। लेकिन कैपिटल रिसिट्स के अंदर भी हमने बोरिंग्स को भी हटा दिया है। हां, अगर हमें असेट्स को कम करके आ रही है रिसिट्स तो कोई इशू नहीं है। यहां पे देखो जरा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं तो क्या आ जाएगा भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा मिला के बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिट्स हमारा किससे बनता है भाई, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स से। क्लियर है? ठीक है, यहां पे आपका एक रेवेन्यू रिसिट्स और आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, रेवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स।
क्लियर हो गया एकदम। इसके अलावा अगर हम देखें, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट्स का जो बीच का होता है डिफरेंस, वो क्या होता है भाई? रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखो मैंने अब यहां लिख दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा आ गया इस पार्ट में ही, माइनस कैपिटल रिसिट्स, ओनली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत बार इस्तेमाल हुआ है एग्जाम में काफी क्वेश्चंस में, कि जो हमारी कैपिटल रिसिट्स हैं यहां पे वो है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स, ऐसी रिसिट्स हैं जिससे कि गवर्नमेंट के डेट क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको इसको इलेबोरेट करके जो दो और लिखे हैं फॉर्मुलेज, ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट होगा दे रखा, एक्सपेंडिचर आपको दे रखा होगा, आपको बाकी की चीजें और निकालनी होगी। ठीक है ना, तो इन फॉर्मुलाज को इलेबोरेट करना आप थोड़ा सा सीख लीजिए अभी यहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर में इससे क्या चीज दिक्कतें आएंगी। मींस अब भी देखा जैसे कि हमने कि यहां पे हमें कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें अब हमें बोरो करना पड़ेगा। अब बोरो करने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहला क्या है भाई? डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट पिछले लोन्स के इंटरेस्ट और पेमेंट को चुकाने के लिए और दूसरे लोन्स को बोरो करना, ठीक है ना। डेट ट्रैप का मतलब हो गया कि लोन्स को चुकाने के लिए या लोन्स को रीपे करने के लिए एक और लोन लेना, एंड दैट शोज द गवर्नमेंट इज इन द डेट ट्रैप। ठीक है ना, वहां पे गवर्नमेंट अब एक डेट ट्रैप में फंस चुकी है। नेक्स्ट क्या है भाई? इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा बाहर से बोरो करेगी उतना ही हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, बिकॉज मनी सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, एंड लास्ट, फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बहुत बढ़ जाएगी। हम जिन कंट्रीज से जितना लेंगे लोन उतना ही हमारा उन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जिससे उन कंट्रीज की हमारे कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इकोनॉमिकली उनकी इंटरफेरेंस इंक्रीज होगी। और समहाउ ये कहीं ना कहीं, बिकॉज जब भी हम लोन लेते हैं तो वो हमारे आज की दिक्कतों को तो पूरा करता है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ को बहुत दिक्कतें पहुंचाता है। समझ में आ गया? अब सोर्सेस कहां से आते हैं भाई? या तो हम करेंगे बोरो, कहां से? हम इंटरनल भी कर सकते हैं बोरो, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं बोरो। मींस विद इन द इंडिया भी कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड इंडिया किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट से कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री की कंपनी से कर सकते हैं, इस तरीके से। और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा पूछा है कि व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। भाई जहां पे अगर गवर्नमेंट को रुपयों की जरूरत है तो वहां पे आरबीआई को अप्रोच कर सकती है कि उसको नई करेंसी की जरूरत है, और गवर्नमेंट अपनी कुछ सिक्योरिटीज के बदले वो नई करेंसी उनसे ले सकती है, जिससे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करेगी। समझ में आ गया? मैंने आपको इसकी इंप्लीकेशन समझा दी है, मैंने आपको इसकी सोर्सेस समझा दी हैं, ओवरऑल हमने इसका फॉर्मूला देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ भाई? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये ऐसा फिस्कल डेफिसिट मींस जो भी हम अमाउंट बोरो कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट हमारा जो भी आएगा निकल के वो अल्टीमेटली हम बोरो ही तो करेंगे भाई। समझ में आ गया? फिस्कल डेफिसिट जो भी हमारा आएगा निकल के वो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे? बोरो करेंगे। अब जो हमारा बोरोड अमाउंट है, अगर हम उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दे रहे हैं भाई, इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा? जो हम प्रीवियस लोन पे कर रहे हैं, अगर हम उसको हटा दें तो हमारा क्या निकल के आता है? प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल सा बस एक ही फॉर्मूला है इसका, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इट बिकम्स अ प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या शो करता है भाई? ये चीज शो करता है कि गवर्नमेंट को जो भी बोरो करना है वो अल्टीमेटली अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए अब कौन सा करना है? इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। मींस इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। मींस अब जो बोरो किया जा रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा गवर्नमेंट कितना अपने लिए कर रही है खर्च, ठीक है ना, कितना अपने लिए कर रही है बोरो, अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कर रही है बोरो। समझ में आ गया? तो ध्यान रहे, प्राइमरी डेफिसिट जितना जीरो होगा उतना ये इंडिकेट करेगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट में से अगर हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है पैसा, तो हमारे यहां पे ये कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो फिर अब ये इंडिकेट हुआ कि गवर्नमेंट को जितना भी करना पड़ा है बोरो, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रही है बोरो। अदरवाइज गवर्नमेंट को अपने रेगुलर खुद के एक्सपेंसेस के लिए बोरो करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना जीरो हो या फिर जितना जीरो के आसपास रहेगा उतना बेहतर होता है इकोनॉमी के लिए। समझ में आ गया बेटा? दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द इंप्लीकेशन, ऑल द सोर्सेस, एवरीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट बजट। मैंने इस कंप्लीट वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, कंपोनेंट्स पढ़ लिए एंड डेफिसिट्स पढ़ लिए। ये तीन मेजर हमने इन डिटेल में समझ लिया है,
पूरा का पूरा कम से कम समय में। ठीक है, होपफुली बेटा आपको अब तक का समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजट। ठीक है ना, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर ढंग से फॉर्मुलाज को इलैबोरेटिवली समझा दिया है और लिख दिया है। ठीक है ना, आप एक बार चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना, स्टिल अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी आज से बता दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।